Okay, thank you very much, everybody in the family, Ajmera family, for inviting me. It's such a great opportunity to discuss markets with learned panelists over here, with very big investors sitting in the audience, Vijay Bhai, and of course, a house full wanting to talk about markets. लेकिन एक थोड़ा जाति की बात है पैनल्स के साथ, हम सब के साथ. मैं थोड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ ऑलरेडी, though I've been doing it for a very long time, and the reason is पहले हमारे experienced पैनलिस्ट जो थे PMF AIF साइड पे, पीयूष भाई ने 35-40% कैगर करके एक्सपेक्टेशन बढ़ा दिया पर ईयर. 3-4 साल में तो यही हुआ है, राइट? अभी हम म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो अचानक एक्सपेक्टेशंस के बाद वहाँ पे एक्सपेक्टेशन, उसके बाद एकदम नीचे. थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग. विल ट्राई टू डू जस्टिस, but we'll not make it AIF, PMS or trading versus mutual funds here. We'll try to make this discussion more about mutual funds 2047 भारत के लिए, how it can be a great product, how they get vehicle, not a product, और क्यों ये एक कॉमन सा बोरिंग म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट अभी बहुत एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स, क्या ये भी फाइनेंशियल गोल्स जो हैं इन्वेस्टर्स के पूरी तरह पूरा करके बहुत बढ़िया रिटर्न लॉन्ग टर्म में दे पाते हैं? व्हाट आर द फैक्टर्स एट प्ले अराउंड हियर, इस पर हम बात करेंगे. लेकिन अभी जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं ऑडियंस में लोग, इंक्लूडिंग मी, आई मीन बाजार को लास्ट एक हफ्ते से अखिल भाई जो हो रहा है हम देख ही रहे हैं, तो पहले नियर टर्म पे एक छोटा व्यू ले लेते हैं, उसके बाद फिर 20 ईयर्स का व्यू लेंगे. अनफॉर्चुनेटली इंडियन इन्वेस्टर्स का म्यूचुअल फंड का एवरेज होल्डिंग पीरियड जरा बता दीजिए. अगर आप डेटा देखेंगे तो एवरेज होल्डिंग पीरियड टिपिकली 2.8 ईयर्स है. 2.5 से 3 साल के बीच में है. दिस इज अ वेरी गुड स्टार्ट, क्योंकि ये काफ़ी कम था, अंडर 1 ईयर हो गया था. अभी ये अच्छी बात आपने बताई, बहुत खुशखबरी दी है कि ऑलमोस्ट 3 ईयर एवरेज. 4 साल से पैसे बन रहे हैं तो बन रहे हैं तो होल्ड करेंगे ही, घटेगा तो फिर नीचे आएगा. एनीवेज, बढ़िया बात है. तो अभी एक बार नियर टर्म पे देख लेते हैं. ये सवाल यही उठ रहा है, पीपल आर वरीड एंड कन्फ्यूज कि लास्ट 3-4-5 साल इतने शानदार रिटर्न बने हैं कि अभी रिटर्न्स जो मेरे पोर्टफोलियो में दिख रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में भी बहुत बढ़िया रिटर्न दिए हैं, डिपेंडिंग ऑन आप कौन से कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में. बट कोई शिकायत नहीं है मार्केट में, नोबडी हैज़ एनी रीज़न टू कंप्लेन. बट ये क्वेश्चन उठ रहा है कि मैं निकाल लूँ एक बार पैसा. लोग म्यूचुअल फंड को भी ट्रेड करने की अटेम्प्ट करते हैं. इतना मोटा गेन बैठा है, बेच के नीचे ले लूँगा नया, या SIP रोक दूँ क्या अभी और घटेगा. ये नियर टर्म क्वेश्चन जो उठ रहे हैं, अर्निंग स्लो डाउन, GDP स्लो डाउन का सवाल उठ रहा है. सो आप कैसे एड्रेस करेंगे इनको? अखिल जी, आप स्टार्ट करिए. तो बिफोर आई कम टू योर क्वेश्चन, आई थिंक आपने बहुत अच्छी बात की कि बेसिकली अपने सेशन के पहले एक्साइटिंग सेशन था, राइट? तो सब टेक्निकल और बिग चार्ट्स एंड बहुत सारा पैसा बन रहा है, और हमारे सेशन का पैनल का जो सब्जेक्ट लाइन है वो म्यूचुअल फंड सही है. तो मैं वहाँ खड़ा हुआ तो मैं सोचा था म्यूचुअल फंड सही है कि इस क्राउड में अभी फ़िलहाल म्यूचुअल फंड बोरिंग है, सो ऑन अ लाइटर नोट. बट डेफिनेटली आई बिलीव कि म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में सही है, सो नो डाउट अबाउट दैट. और म्यूचुअल फंड्स भी धीरे धीरे 10, 15, 20, 25 सालों में 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना, 100 गुना भी बनाते हैं, राइट? आप 25 साल 30 साल पुराने फंड्स देखेंगे, सबके जो NAV 10 रुपये से शुरू हुए थे, आज 3,000, 4,000, 5,000 रुपये में, तो सब 200-300 गुना होते हैं, बट लॉन्ग टर्म में होते हैं. तो नाउ सो कमिंग टू योर क्वेश्चन, यहाँ पर 2 फंड मैनेजर हैं तो वो अपना एक थोड़ा सा दिल गिव देयर इनपुट, बट मेरा जो रोल है इट्स अ वेरी क्लाइंट फेसिंग रोल, राइट? तो मैं ट्रैवल करता हूँ काफ़ी सिटीज़ में, मीट अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स. तो फिलहाल जो मूड है इन्वेस्टर्स का वो प्रॉफिट बुक करने का नहीं है, पक्का. फिलहाल जो मूड है वो SIP रोकने का भी नहीं है. फिलहाल सिर्फ जो समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा करेक्शन हो रहा है. ये क्यों हो रहा है? चाइना के कारण हो रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं, कब वापस आएंगे, कितना और गिर सकता है. तो जो नया कैपिटल डिप्लॉय करना है वो कब करना है, कितने समय में करना है, वो एक क्वेश्चन है. बट डेफिनेटली मुझे किसी इन्वेस्टर के फेस पे या बॉडी लैंग्वेज में नर्वसनेस नहीं दिख रही है, राइट? आप देखेंगे कि हाँ, लेने का आप क्या मैसेज? 100%. जब बाजार वॉलेटाइल होता है, जब मार्केट में करेक्शंस होते हैं, तो इक्विटी का तो रूल है कि राइट बाय ऑन डिप्स. तो अगर इस समय पे आप नहीं खरीदेंगे और सिर्फ चढ़ते हुए मार्केट में खरीदेंगे तो आपका एवरेजिंग ऊपर होता है. सो एवरी टाइम मैं तो सबको यही बोल रहा हूँ, पिछले कुछ दिनों में जितने भी मैंने मीटिंग्स किए हैं, सेमिनार्स किए हैं, कि आपको एक लिमिटेड टाइम विंडो खुला है.
जब तक वापस से मार्केट मोमेंटम में आता नहीं है। अभी क्या इतने सारे IPO आ रहे हैं, थोड़ा पैसा इधर उधर चला गया है, बाकी का जो ये फ्रेश कैश आ रहा है म्यूचुअल फंड्स में SIP के थ्रू आ रहा है, ये लिक्विडिटी की जो सुनामी चल रही है ये तो रुक रही नहीं है, राइट। तो 2-3 महीने में मेरे ख्याल से यहाँ से 5-7% करेक्शन और उसके बाद में वापस से देखिए क्या नया हाई बनता है, राइट। सो लिमिटेड विंडो है, आपको इक्विटी में आना है तो। और देखिए मार्केट भले 5-7% करेक्ट हुआ है बट स्टॉक्स काफ़ी करेक्ट हुए हैं, तो इट्स अ बायर्स मार्केट। आई थिंक इज अ विंडो ओपन एंड इसका अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए। संदीप जी, एट द सेम टाइम चलिए अखिल जी के जो डिस्ट्रीब्यूटर इन्वेस्टर्स कंट्री में है वो ये सवाल नहीं पूछ रहे, बट क्या आपको आपके फंड हाउस में इस तरह के क्वेश्चंस या फीडबैक्स आ रहे हैं, एटलीस्ट पॉपुलर नैरेटिव या ग्रुप्स में या स्मॉलर सर्कल्स में लोग डर रहे हैं थोड़ा बहुत, और 2018 जैसा करेक्शन ना हो जाए, इतना लंबा पैसा बना है, एक बड़ा IPO भी आया, वो कंपैरिजंस ड्रॉ हो रहे हैं पिछले टाइम्स से, तो क्या ये सोच किस डायरेक्शन में जा रही है? देखिए मेरा ये मानना है कि ये जो रैली चल रही है अभी इक्विटी मार्केट्स में या फाइनेंशियल एसेट्स में देख रहे हैं हम, कमोडिटीज़ में, रियल एस्टेट में, गोल्ड में, इसका काफ़ी श्रेय जाता है जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स हैं। 2007 से 2008 के बाद जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई तो सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट्स के बीच में जो पर्दा था वो उठ गया, एंड टू प्रिवेंट इकोनॉमी फ्रॉम गोइंग डाउन सेंट्रल बैंक्स हैव बीन प्रिंटिंग अ लॉट ऑफ मनी। अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो G4 जो 4 सेंट्रल बैंक्स हैं, ECB, बैंक ऑफ इंग्लैंड, US फेड एंड बैंक ऑफ जापान, इन तीनों की बैलेंस शीट 2007 में $3 ट्रिलियन थी, जो बढ़ के $26 ट्रिलियन हो गई 2021-22 में। सो $3 ट्रिलियन से $26 ट्रिलियन, इतना पैसा, इतना GDP नहीं बढ़ा था। GDP को सपोर्ट करने के लिए जो पैसा छापा गया, इसका फ़ायदा मोस्टली फाइनेंशियल मार्केट्स को हुआ, फाइनेंशियल एसेट्स को हुआ। नाउ इट हैज़ कम डाउन टू $21 ट्रिलियन, बट नाउ US has again started cutting rates. So the pace of slowdown of the balance sheet of central banks is not going to really go up too much. तो ये पैसा रहेगा सिस्टम में, जब तक ये पैसा रहेगा तब तक फाइनेंशियल एसेट्स विल डू वेल। ओके, सो नाउ हाउ इट मैनिफेस्ट कि पहले 10-15 की PE होती थी, 10-12 की PE होती थी निफ्टी में, वो अब शिफ्ट होकर 20-25 की हो गई है। इफ अर्निंग्स फॉलो फॉर नेक्स्ट 1 or 2 years, दीज PEs विल अगेन करेक्ट। सो ये जो एक तो ये है, और दूसरा ग्रोथ इंडिया में ही है रिलेटिवली। अगर हम देखें तो इंडिया में पॉपुलेशन इज़ प्रॉबेबली 29-30 ईयर्स ओल्ड ऑफ एवरेज एज। वर्किंग क्लास पॉपुलेशन जो है नेक्स्ट 20-25 सालों में हमारा योगदान काफ़ी रहेगा। हमारी पॉपुलेशन जो वर्किंग क्लास में आएगी, वो लोग कंज्यूम करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, सेव करेंगे, तो इकनॉमी का जो स्केल है वो ग्रो हो जाएगा, एक स्केल ही चेंज हो जाएगा। So I think there is no problem. Like Akhil was saying, yes, you can probably time the market if you're a trader. You can enter at 10% lower, 15% lower. But अगर आप 10 साल तक बने रहेंगे, so there is nothing that can stop you your wealth from compounding. देखिए आज के आप ऑप्शन फ्यूचर कीजिए, it is like a roller coaster ride, right? कभी ऊपर कभी नीचे। आपको क्या, अगर यहाँ से पुणे जाना है तो आप रोलर कोस्टर पे नहीं जा सकते ना, तो आपको तो एक अच्छी गाड़ी चाहिएगी, अच्छी बस चाहिएगी, अच्छी ट्रेन चाहिएगी, अच्छा प्लेन चाहिएगा। म्यूचुअल फंड्स आर दैट, इट इज़ नॉट अ रोलर कोस्टर राइड, बट इट विल टेक यू देयर। अच्छा, ठीक है। आपने एक बात बोली कि 10 साल का व्यू लीजिए, जो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी, और दूसरा कि थोड़ा अर्निंग्स का इशू हो रहा है अभी, दोनों पे टच करते हैं। बट उससे पहले मैं एक शो ऑफ हैंड्स जानना चाहूँगा। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्चुअली बीन इन्वेस्टिंग एंड होल्डिंग ऑन टू एटलीस्ट some part of your portfolio over 10 years? Oh, excellent. 30-40%. 30-40, minimum 10, of course. विजय भाई हाथ ऊपर कर रहे हैं, शर्मिंदा करेंगे क्या? Excellent. But he still, I mean, we all have learned so much from him, but he still calls himself student of the market. तो यही अपने आप में। So 10-year view 40% people are taking. It's a great point, I must tell you. अखिल जी बता रहे थे कि एवरेज होल्डिंग पीरियड भी म्यूचुअल फंड का बढ़ रहा है, बिकॉज आई बीन टॉकिंग टू पीपल, देयर वाज अ टाइम 10-15% 10 साल, कोई 10 साल देखता ही नहीं है, व्यू ही नहीं है लोगों का 10 साल। और हियर वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग दैट पॉइंट आउट दैट इट इज़ अ कंपेलिंग केस दिस टाइम टू हैव अ 10-20 year व्यू, टू हैव अ जनरेशनल व्यू। जो पैसा बनेगा
वो अंदाज़ा नहीं हो सकता है। सुमित भाई, लेकिन नियर टर्म में अर्निंग्स गड़बड़ हो गई। अभी तक अमीशा बहन बता रही थी थोड़ी देर पहले कि वी हैव सीन अ रेंज ऑफ क्वार्टर्स where earnings have been stronger than what the street was estimating, and even after that promoter used to come and say ये तो अभी we can beat this, कॉन कॉल्स में बहुत ओवर कॉन्फिडेंट। इस बार रिवर्स हो रहा है, तो ये अर्निंग साइकिल का चक्का कितना रुकता हुआ नजर आता है? देखिए, सबसे पहले तो जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट का बात करें तो हम लोगों को भी जो है इन्वेस्टर सेंटिमेंट कहीं नेगेटिव नहीं दिख रहा है। हम लोग भी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स से मिल रहे हैं या वेल्थ चैनल्स में मिल रहे हैं या डायरेक्ट HNIs में मिल रहे हैं, कहीं भी हमें नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। इनफैक्ट लोगों का व्यू यही है कि कब पैसा डालें, तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ है अपने मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, अगर अर्निंग्स का या ग्रोथ का स्लो डाउन का बात करें तो ये कोई नया चीज़ नहीं है। आप इलेक्शंस का अपना हिस्ट्री देखिए तो हर बार यही हुआ है कि इलेक्शन ईयर के अगले साल जो है इकॉनमी हैज़ गॉन इनटू स्लो डाउन, गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैव गॉन इनटू स्लो डाउन एंड अर्निंग में भी थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी आता रहा है, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग दिस टाइम अराउंड ऑल्सो। और ये बहुत लॉजिकल भी है। जब इलेक्शंस का गवर्नमेंट्स का फोकस जो है इलेक्शन लड़ने में चला जाता है, पहले वो अपना जो है फोकस करते हैं प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करने में इलेक्शन से पहले, उनके पास पाइपलाइन नहीं होती है। नेक्स्ट जब टर्म आता है तो अभी जो है जो आप लोगों ने सबने सुना मोदी जी का 100 डेज़ प्रोग्राम, वो वही था कि जो है एक अपना एक ऑर्डर बुक बनाइए जो कि एग्जीक्यूट करें आप ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो ये वो फेज़ जो हम देख रहे हैं अभी कि जो है जहाँ पे कि कॉर्पोरेट और जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं दे हैव गॉन डाउन एंड नाउ दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू पिक अप। अगर अपन फर्स्ट क्वार्टर का बात करें तो उसमें गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैड गॉन डाउन बाय 20% YOY, बट अब लास्ट 2-3 महीने का आप डेटा देख रहे हो, दैट ऑर्डर हैव ऑल्सो मूव्ड अप अगेन बाय 20-30%. So we are coming back on track insofar as government orders and government support on capex is concerned. And fact ये है कि हमारी इकोनॉमी में capex is a big driver. तो earnings का lag जो है हमारे हिसाब से we were also expecting weak numbers. Numbers are slightly weaker than expected, but we do expect कि Q3 में numbers should stabilize and we should start seeing some bit of recovery in earnings. Maybe a normal quarter from Q4 onwards. And जिस तरह का trend अभी दिख रहा है, गवर्नमेंट का जिस तरह का indications हैं, FY26 should definitely be a better year than FY25 insofar as earnings are concerned, insofar as growth is concerned. Sumit bhai, lekin one thing which on the results so far has been observed, one thing is common among commentary coming from most managements. Yes. Expect H2 better than H1. So that is one point to talk. लेकिन capex is a major government capex is a major driver of the economy. ये बात सही है. But some larger consumer companies are also almost in unison. एक जैसा स्वर में बोल रहे हैं कि urban consumption में weakness है. ये कितना बड़ा issue है आपके हिसाब से? Definitely it's a concern कि urban consumption में slow down एकदम suddenly क्यों रहा है. Maybe it is over leveraging in the past that is hinting them. या फिर there is a general concerns around inflation, या already जो है प्री बाइंग हो चुका है कि लास्ट 3-4 साल में हमने बहुत सारा जो है अग्रेसिव बाइंग देखा है, तो उसका भी एक फॉल आउट होता है क्योंकि आप एक बार में कितना जो है टीवी खरीद लोगे, कितना एसी खरीद लोगे. देयर इज अ रिप्लेसमेंट साइकिल ऑफ ईच एसेट क्लास आल्सो. दैट में आल्सो बी वन फैक्टर, बट वन शुड टेक हार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि रूरल कंजम्पशन इज नाउ पिकिंग अप. सारी कंपनीज, आप जो कंजम्पशन कंपनीज का अगर कमेंट्री सुनेंगे तो उसमें रूरल कमेंट्री जो है काफ़ी पॉजिटिव रही है इन सो फार एज कंजम्पशन इज कंसर्न कि रूरल इज़ कमिंग बैक. एंड विथ अच्छा जो मानसून हमने देखा है और गुड रिजर्वायर लेवल्स, व्हाट दैट इंश्योर्स इज कि अगला आपका 2 से 3 क्रॉप जो है अच्छा होगा. तो उसमें रूरल इकोनॉमी शुड नाउ स्टेबलाइज एंड शुड ड्राइव द इकोनॉमी. ओके, तो अर्बन अगर थोड़ा सा भी वीक भी रहे तो भी रूरल से आपको फिल पाएगा. Fair point. Akhil bhai, you've been in the AMC industry for a very long time. You've seen the industry evolve as well as the investors evolve. कि अभी हम बात कर रहे हैं कि long term orientation आ गया है, डरते नहीं हैं फॉल्स से. इनफैक्ट दे आर लुकिंग फॉर फॉल्स टू ऐड. एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि what is the long term average of a good return from the equity market? Because maybe last 4-5 years of stock market performance may have spoiled the expectations of investors also. तो as post covid एक जोर की रिकवरी आई इकोनॉमी में, वेंजेंस बाइंग हर जगह, एंड उसके बाद ग्रोथ भी नॉर्मलाइज हो रही है. तो क्या इक्विटी रिटर्न्स के भी नॉर्मलाइज होंगे? क्या माइंडसेट में थोड़ा चेंज आना चाहिए? नहीं, सर्टनली वैसे कंप्लाइंस के एंगल से आई कांट टॉक अबाउट रिटर्न्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न्स, बट स्टिल और अब मैं अगर जो आपको गाइडेंस दूंगा तो सर्टनली बहुत बोरिंग होगा, राइट. तो आपका एक्सपेक्टेशन इतने पिछले 3 साल में जो आपने कंपाउंडिंग देखी है, ऑन एन एवरेज 25-30% की कंपाउंडिंग हुई है, आपको
बेसिकली एक रफ 12 to 15% काइंड ऑफ रेंज एक्सपेक्ट करना चाहिए कंपाउंडिंग ओवर वेरी वेरी लॉन्ग टर्म. 12 to 15% इज़ अ वेरी गुड रेंज, जिसमें कि लेट्स से 10 साल 15 साल 20 साल की आप बात कर रहे हैं. देन यू गो थ्रू ऑल द अप्स एंड डाउन, एंड दैट इज़ व्हाट यू शुड रियली एक्सपेक्ट. बट अगर मीडियम टर्म की बात करें, टिपिकली अगर थोड़ा 3 to 5 years. लॉजिकल माइंड से बात करें तो लेट्स से अगर इकोनॉमी ग्रो हो रही है नॉमिनल 12-13%, अर्निंग्स ग्रोथ होता है 15%, तो टिपिकली आपकी मार्केट रिटर्न होगी 15%, एंड फंड मैनेजर्स हैं 1-2% अल्फा देंगे, तो देन द रेंज चेंजेस लिटिल बिट इन द मीडियम टर्म, राइट. बट कीप अ एक्सपेक्टेशन, वो बोलते हैं कि अंडर कमिट ओवर डिलीवर, सो यू कीप अ नॉमिनल एक्सपेक्टेशन ऑफ in these times maybe 12-13%, 14%, and if you anything more than that is all bonus. Right, enjoy that, but come with a normal expectation and then you enjoy it. So क्या कभी कोई साल में जैसे ये साल है शायद 12-13% ही बने या 10% ही बने, बट तो फिर एक साल बाद बुरा नहीं लगेगा. आप पॉजिटिव रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो. रिटर्न पॉजिटिव, आई डोंट थिंक दैट्स ऑल्सो रिटर्न ऑलरेडी फ्रंट एंडेड हो चुका है. हाँ संदीप भाई, ये बात है आपने जो बोली, मैं कितने इयर्स का रिटर्न आपको फ्रंट एंडेड होता हुआ नजर आ रहा है? Have we borrowed a lot of return from the future into the current or the last 3-4 years, 5 years? देखिए, obviously returns have to some extent compensated for the past underperformance of maybe 10 years. Okay. And to certain extent we have borrowed from the future. तो ये तो काफ़ी clear है कि we are at the upper end of the valuation range that we have seen in the past. But again, as I said, that if you have 2 years of continuous growth, then valuations will again start looking attractive. But ये ऐसा समय चल रहा है, ऐसे दौर से हम गुजर रहे हैं जहाँ investors are far more bullish than fund managers. Right? So I don't see any problem in that, except that you have to elongate your investment horizon. देखिए, आपको खुद करते हैं, आपको मज़ा आता है उसमें ट्रेड करने में और इन्वेस्ट करने में, एंड इट्स डेफिनेटली फार मोर एक्साइटिंग. बट यू नो द इंडस्ट्री हैज़ बीन ग्रोइंग. काफ़ी अच्छे फंड मैनेजर्स हैं who have experience of 20-30 years of consistently giving returns, churning portfolios, rotating sectors, booking profits. जैसा आप भी बता रहे थे मुझको अभी कि आपने 27 रुपये में एक फ़ंड खरीदा था, 1000 रुपये हो गया है आज, राइट. नाउ आपको 50 बेसिस पॉइंट पे आपको वो फंड मैनेजर ऑलमोस्ट मुफ्त में सर्विस दे रहा है, तो आप क्यों नहीं लेंगे? आप 70-80% आप फंड मैनेजर को दीजिए और आप अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए. स्मॉल कैप फ्रॉथी हो गया संदीप भाई? हाँ जी, स्मॉल कैप फ्रॉथी हो गया क्या? स्मॉल कैप एक्चुअली इज़ अनफॉर्चुनेटली द डेफिनेशन इज सच कि इंडिया में 5000 स्टॉक्स अगर हैं तो सेबी ने जो सबसे बड़ी 100 कंपनियां हैं उनको लार्ज कैप कहा है, नेक्स्ट 150 को मिड कैप. अभी भी मैं जब स्मॉल कैप कहता हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत छोटी कंपनी की बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन ऐसा है नहीं. जो सबसे बड़ी स्मॉल कैप कंपनी है वो शायद 30-35 हज़ार करोड़ की कंपनी है, जिसे किसी भी मायने में बाई एनी स्टैंडर्ड्स, डेफिनेटली नॉट बाई इंडियन स्टैंडर्ड्स, यू कैन कॉल देम स्मॉल. तो स्मॉल कैप को अगर हम 4000 कंपनियों को एक ही पेंट ब्रश में रंग के हम बोले कि सब फ्रॉथी है, आज कोई भी वैल्यूएशन की हम बात करते हैं तो हम अर्निंग्स के बिना उसकी बात नहीं कर सकते. आज जो अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस हैं at the index level, not at company levels, is 18-20% as per Bloomberg estimates for the next 2 years. If you build that in, if you look at other ratios like price earning to growth, small caps are actually priced far more reasonable compared to large and mid caps. क्या बात है? So this is actually a misnomer. आज कुछ लोग बोलते हैं कि भाई स्मॉल कैप्स फ्रॉथी हो गए हैं, लेकिन अगर आप ग्रोथ लेके देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अगर वो ग्रोथ आता है तो स्मॉल कैप्स आर एक्चुअली क्वाइट चीप. स्मॉल कैप फंड, ट्रस्ट म्यूचुअल फंड ने अभी लॉन्च किया है, ये डिस्क्लेमर में पहले ही इनके यहाँ पे बता दूँ. लेकिन यू आर फाइंडिंग हाई अर्निंग्स ग्रोथ इन दैट यूनिवर्स एंड रीजनेबल वैल्यूएशन. बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. जनरल नैरेटिव बना हुआ है कि स्मॉल कैप मिड कैप फ्रॉथी स्टे अवे, बट सुपर साइज रिटर्न भी वहीं बनते हैं. नहीं, बिल्कुल. स्मॉल कैप्स में क्या है कि वेरिएशन ऑफ रिटर्न्स आर वेरी हाई. तो जो आप अच्छी कंपनियां, फास्ट ग्रोइंग कंपनियां जो एग्जीक्यूट कर रही हैं, जिनका मार्केट बड़ा हो रहा है, पीपल हु कैन गेन लीडरशिप इन दो सेक्टर्स. सी क्या हो रहा है कि नई सेक्टर्स अभी उभर के आ रहे हैं, नई कंपनियां लिस्ट हो रही हैं. सो आई थिंक द अपॉर्चुनिटीज़, सी इंडिया में हम क्यों इन्वेस्ट करते हैं, वाई इज़ इंडिया सच एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन? बिकॉज वी आर इन्वेस्टिंग इन इंडियाज़ ग्रोथ. और ग्रोथ कहाँ है? ग्रोथ ऑब्वियसली जो लार्ज कैप्स है वहाँ पे नेक्स्ट 2 years में 8% एस्टिमेटेड ग्रोथ है. तो ग्रोथ तो आपको स्मॉल कैप में ही आएगा.
और जो Now we're talking. छोटे स्मॉल कैप फंड से दे कैन इन्वेस्ट इन स्मॉलर कंपनीज एंड विच कैन गिव यू मीनिंगफुल अल्फा. तो अगर हम इंडिया में ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा. एंड दिस शुड नॉट बी सीन एज अ टैक्टिकल प्ले कि मैं अभी घुस गया और साल भर बाद निकल गया, 6 महीने में निकल गया. आप इसको 5-10 साल होल्ड कीजिए, यू विल बी सरप्राइज ऑन द अपसाइड. क्या बात है, एक्सीलेंट. ये बहुत आपने इंटरेस्टिंग बात बताई. सुमित भाई, ये भारत 2047 की बात हो रही है एंड म्यूचुअल फंड एज अ व्हीकल. संदीप जी ने बताया कि यू नीड टू वॉच वेयर द मनी इज गोइंग. वैल्यू माइग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है कि वैल्यू की तरफ पैसा जाता है. ये 20 ईयर्स में कौन से ऐसे नए सेक्टर्स कुछ निकल के आ रहे हैं, कुछ आपको लगता है जहाँ पे वैल्यू क्रिएशन बहुत ज़बरदस्त होगा? देखिए, अभी अगर इमीडिएटली देखें तो लास्ट 2-3 साल में 2-3 नए सेक्टर्स तो सामने ही उभर के आ गए हैं. AI एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसका कि जो है पोटेंशियल अभी भी जो है फैदम करना मुश्किल है. उसका एप्लीकेशंस अक्रॉस इंडस्ट्रीज़ इतना यूज है कि एट दिस पॉइंट उसका इम्पैक्ट इंडस्ट्रीज़ पे किस लेवल पे डिसरप्शन किस लेवल पे लाएगा वो तक फैदम करना बहुत मुश्किल. तो इसलिए AI ड्रिवन कंपनीज. बट इंडियन IT कंपनीज आर दे एबल टू कैच अप विद द लेटेस्ट ट्रेंड्स और नॉट? देखिए, एफर्ट्स हर कोई अपने प्रोडक्ट्स बना रहा है, बट अब किसका क्लिक करेगा, दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू इवैल्यूएट एंड दैट इज़ व्हाट वी ऑल्सो कीप ऑन डूइंग एवरी टाइम. बट इस स्पेस में आपको बहुत सारा इनोवेशन अभी भी होना दिखेगा. अभी इट्स अ सनराइज सेक्टर पर से. देन ग्रीन हाइड्रोजन इज अनदर सेक्टर. देन सेमीकंडक्टर्स इज अनदर सेक्टर. रोबोटिक्स इज अनदर बिग सेक्टर. ये 3-4 सेक्टर्स अभी लास्ट 2-3 साल में इनमें स्टॉक 100 पी के हो गए, 100 पी के हो गए सर, बिकॉज ग्रोथ पोटेंशियल भी इनका जो है बहुत स्ट्रांग है. अब जैसे अभी आज ही एक EMS कंपनी का नंबर आया है, 100% टॉप लाइन ग्रोथ कर रहा है, 150% बॉटम लाइन ग्रोथ कर रहा है. तो इमर्जिंग सेक्टर्स जो होते हैं उनमें जो है जो ग्रोथ आती है वो कोई भी एक्सेल में मॉडल नहीं कर सकता सर. वो उनकी जो ग्रोथ टिपिकली जे कर्व फॉलो करती है और इसीलिए उनके वो जो ये जो स्टॉक्स हैं इनमें जो है यू सी वैल्यूएशंस एट 80 टाइम्स 100 टाइम्स एंड स्केर्सिटी प्रीमियम भी. अब ये इनका मार्केट कैप भी अगर 2000 करोड़ का है सर या 3000 करोड़ का, छोटे सेगमेंट से 3000-5000 करोड़ के हैं, तो उसमें जो है पीपल वुड बी चेजिंग दीज टाइप ऑफ स्टोरीज फॉर 5-year view or a 10-year view. So typically these companies trade at premium valuation. They will continue to, and it is very logical also. एक्चुअली क्या होता है कि एज नॉर्मल लेमन इन्वेस्टर्स अपना जो ध्यान रहता है पी मल्टीपल पास्ट का देखते थे, ट्रेलिंग 12 मंथ का पी मल्टीपल देखते हैं, और जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो ग्रोथ फॉरवर्ड देखते हैं. सो द राइट वे व्हाट बोथ ऑफ देम आर सेइंग इज दैट आपको फॉरवर्ड ग्रोथ देखना है और ट्रेलिंग पी में प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ को आप कंपेयर करेंगे. मतलब कि 100% ग्रोइंग कंपनी अगर 50 पी में, 70 पी में, 80 में पी मिल रही है तो वो सस्ती है. बट आइसोलेशन में सिर्फ 60 देखोगे तो वो महंगी लगती है. बट द मेन थिंग, द स्किल ऑफ द फंड मैनेजर इज वो फ्यूचर ग्रोथ को तो प्रेडिक्ट करना है एंड देन वो आता है कि नहीं आता है. तो उसके डिपेंडिंग वो आपको स्टॉक पकड़ के रखना है या नहीं रखना है, डिपेंड करता है, राइट. So gauging the growth of next 2 years is very, very important. I think on the technology side also, I feel that within the IT space, the digital space is going to be a very large space. So the traditional coding businesses, the Infosys, TCS of the world, they may grow slow, but the new age digital businesses, जो ये सब Swiggy, Zomato, ये सारी जो चीज़ें, ये I think they are the potential. That's a sunrise sector which I feel. ये आपने अच्छा इनपुट दे दिया पूरा जनता को कि किस तरफ पैसा लगाना. This is how it is looking like. I mean, थोड़ा बहुत हमने जो रिसर्च की, ऐसा लग रहा है कि अगले 5 साल में जो टोटल टेक्नोलॉजी स्पेस है उसका 60% विल बी कंज्यूमर टेक्नोलॉजी. उसके अंदर एजुकेशन टेक है, फूड टेक है, ट्रैवल टेक है, लॉजिस्टिक्स है, सो मेनी बिजनेसेस आते हैं. तो इधर आपको लगता है सेक्युलर स्टोरी बन सकती है? हाँ, बिकॉज जहाँ नए आइडियाज़ आ रहे हैं, नए बिजनेस आ रहे हैं, एंड दे आर न्यू एज बिजनेसेस. इनको वैल्यू करने का तरीका भी अलग है, माइंडसेट बहुत लॉन्ग टर्म रखना पड़ता है. बट मे बी आफ्टर 10-15 साल, मतलब इंडिया का एक नैस्डैक बनेगा जो 20 साल में आप देखेंगे, 20 साल, 15 साल, 10 साल, 5 साल, US में नैस्डैक हैज़ आउट परफॉर्म्ड S&P एंड डाउ जोन्स ऑन ऑल द टाइम फ्रेम्स, राइट, बाई गुड 4-5%. इंडिया में भी अगले 10-15-20 साल में आई थिंक ये जो न्यू एज टेक कंपनीज है, देयर इज़ अ पोटेंशियल फॉर देम टू आउट परफॉर्म let's say Nifty 500 or our broad-based indices. It's a big sector. संदीप जी, बिग सेक्टर की बात करें, देयर इज अ वेरी बिग सेक्टर विच इज जस्ट नॉट मूविंग फॉर लास्ट 3 years. डी रेटिंग भी हो रही है, अर्निंग्स ग्रोथ भी स्लो डाउन हो गया है. अब सेलेक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल्स एंड सेलेक्ट पॉकेट ऑफ फाइनेंशियल्स, नॉट बैंक्स. एक बैंक का भी रिजल्ट खराब आया बहुत आज शाम को, बट सेलेक्ट पॉकेट ऑफ फाइनेंशियल्स, एसेट क्वालिटी इश्यूज वापस आ रहे हैं और वो लार्ज पोर्शन है. इट इज ड्रैगिंग डाउन अ लॉट ऑफ पोर्टफोलियोज. आई एम श्योर म्यूचुअल फंड में भी. कैसे देखते हैं आप ये?
देखिए हम लोग ग्रोथ इन्वेस्टर्स हैं, तो हमें जहाँ ग्रोथ दिखती है हम वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं. सो BFSI में ऑब्वियसली आप जो कह रहे हैं कि बड़े बैंक्स हैं, NBFCs है, दैट मार्केट इज़ गेटिंग सैचुरेटेड और थोड़ी पैसे की भी तंगी है. सो पीपल आर फाइटिंग फॉर डिपॉजिट, सो मार्जिन्स आर अंडर प्रेशर ऑल्सो. सडनली इट हैज सीम्ड कि रिटेल को लोन देना सबसे सेफ हो गया है. पहले कुछ सालों पहले तक शायद रिटेल वॉज नॉट कंसिडर्ड एज सेफ, बट आई कैन टेल यू व्हाट वी आर डूइंग. आज BFSI में there is a sector which is growing very fast, which is our topic of today, the mutual fund sector. So आज क्या हो गया कि लोग पहले चाहते थे तो बैंक में FD करते थे, गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे, रियल एस्टेट में करते थे. आई थिंक टुडे द SIP volumes have come to 30,000 crores per month. That trend might slow down a bit, but it's not going to change. तो 4 से 5 साल 10 साल बाद हम देखेंगे कि काफ़ी पैसा म्यूचुअल फंड में आ रहा है. नाउ इस ग्रोथ सेक्टर के साथ में जो कंपनियां जुड़ी हुई हैं, जैसे डिपॉजिटरीज हैं या म्यूचुअल फंड्स लिस्टेड हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज हैं या RTA एजेंट्स हैं, दे आर ऑल्सो लिस्टेड. सो हमारा पोर्टफोलियो उनकी तरफ ज़्यादा रुझान है हमारा, यहाँ पे सेक्युलर ग्रोथ, बिकॉज यहाँ पे एक सेकुलर रन है. एज द इक्विटी मार्केट गोज अप, देयर इनकम ऑल्सो गोज अप, एंड प्लस देयर इज इंक्रीमेंटल मनी विच इज ऑल्सो कमिंग इन. So within BFSI, AMCs, depositories, brokerage firms, distributors, wealth management companies, there's so many options there, and more companies are getting listed. Now tomorrow I don't know, but maybe the Ajmeeras will also get listed. I'm sure India Inc. has a lot of IPO ambition now, so why not? सुमित भाई, आप मोदी जी को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं लग रहा है. आपने 2-3 बार उनको रेफर किया, उनकी 100-day प्लान वगैरह वगैरह. तो पावर सेक्टर एक काफ़ी बड़ा पैसा बना है 5 साल में भी, बट अब जिस तरह के टारगेट्स आ रहे हैं और ये एकदम साथ मेल खाता है भारत 2047 के टारगेट्स लेके, तो विच पार्ट ऑफ द पावर वैल्यू चेन, राइट फ्रॉम केबल्स, ट्रांसफार्मर्स, मशीन्स, सोलर, लेगेसी, किधर सबसे ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है नेक्स्ट 10-20 ईयर व्यू? देखिए, हमारा फिलॉसफी ये है कि एसेट ओनर्स में पैसे बनेगा, बट एसेट क्रिएटर्स में ज़्यादा पैसा बनेगा. तो कंपनीज दैट आर प्रोवाइडिंग इक्विपमेंट्स, सो आपका जो है थर्मल पावर प्रोजेक्ट है तो उसमें BTG कंपनीज हो गई, या अदर देन पार्ट कंपनीज हो गई, या आपका जो है रिन्यूएबल्स है तो रिन्यूएबल्स में आपका जो है जो सोलर पाइप्स जो प्रोवाइड करने वाली कंपनीज हो गई, या पावर केबल कंपनीज हो गई. इस तरह की जो कंपनीज हैं, इस तरह के जो एसेट फैसिलिटेटर्स हैं या सप्लायर्स टू एसेट ओनर्स जो हैं, उनमें आपका ज़्यादा पैसा बनेगा रादर देन एसेट ओनर्स. बट यस, एसेट ओनर्स ऑल्सो शुड बी डूइंग फिनोमिनली वेल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एंड जिस तरह का अभी जैसे AI में जिस तरह के इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, देयर इज़ अ टॉक की जो है AI अलोन वुड बी अकाउंटिंग फॉर सम 1 terawatts ऑफ पावर ओवर नेक्स्ट 4-5 years. दैट इज़ लाइक 50% ऑफ इंडियन कैपेसिटी, power capacity. That is the kind, at global level I'm saying. So जो ये सारा जो segments है पूरा, this is a huge runway for growth, and companies who are suppliers would be doing much better over a period of time. Well, equity का तो it is emerging love for equities among Indian investors, but historically Indian savers and investors have been highly dependent on or tilted towards real estate and gold, of course, precious metals. संदीप जी, आपका क्या व्यू है रियल एस्टेट साइकिल पे? बिकॉज इट इज़ प्रीटी कोरिलेटेड विद एक्विटी साइकिल इन इंडिया. वेल्थ इफेक्ट होता है और 4-5 साल से चल भी रहा है. तो ये भी पूरा वैल्यू चेन रियल एस्टेट में, सीमेंट, अफोर्डेबल हाउसिंग, फाइनेंसियर्स, रियल एस्टेट मैन्युफैक्चरर्स, टाइल्स, वहाँ पे कहीं आपको एनी थॉट्स देयर? क्योंकि वो प्रॉस्पेरिटी वाला भी एक प्ले है इंडिया में. नहीं, डेफिनेटली रियल एस्टेट इज़ अ गुड प्ले. ऑब्वियसली प्रीमियम कंजम्पशन बढ़ेगा एज वेल्थ इफेक्ट, एज यू मेंशन कि वेल्थ इफेक्ट लोगों को आएगा, बट पीपल डोंट स्टार्ट कंज्यूमिंग एज देयर मार्केट पोर्टफोलियो गोज अप. इट्स अ स्लोअर प्रोसेस. आई थिंक जब मैं इंडिया में ट्रैवल करता हूँ तो इफ़ आई गो टू रिलेटिवली स्मॉलर सिटीज़ लाइक जयपुर और अहमदाबाद, वहाँ का पूरी काया पलट हो गई है. पीपल प्लेसेस लाइक भुवनेश्वर, वाराणसी, the real estate is really booming there and it's become a very good quality real estate. So मेरे ख्याल से वो सेक्टर चलेगा, डेफिनेटली चलेगा, एंड इट्स अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ. एंड जो प्राइसिंग की बात आप कर रहे हैं, तो मेरा एक वन ऑफ द लिस्टेड रियल एस्टेट प्लेयर्स इज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन. तो आई रिमेंबर इन 2007-8
आई आस्क्ड हिम कि बैंड्रा में क्या भाव चल रहा है अभी, तो ही सेड कि इतना हो गया, लास्ट ईयर इतना था, डबल हो गया। तो मैंने कहा डबल हो गया, बैंड्रा में? बट यू नो व्हाई हैज इट डबल्ड इन लास्ट 1 ईयर? इसे क्यों, इक्विटी मार्केट में तो डबल हो गया ना। सो वो लोग क्या करते हैं, जो रियल एस्टेट वाले हैं, वो देखते हैं कि बाकी एसेट्स में कितना रिटर्न आया है, वो अपनी प्राइसिंग वैसे ही करते हैं, एंड मे बी समटाइम्स दे आर एबल टू ऑफलोड द इन्वेंट्री एट मार्केट प्राइसेस विच दे वांट, समटाइम्स नॉट। सो वो लैग के साथ कभी कभी चलता है, बट आई थिंक एसेट क्लासेस आर सॉर्ट ऑफ बेंचमार्क्स टू ईच अदर, सो दैट आपने अगर इक्विटी में पैसा बना लिया तो इसका मतलब नहीं कि आप मेरे 2 फ्लैट खरीद लेंगे, आपको एक ही मिलेगा। अच्छा ये बताइए कि आपका जो फॉर्मूला है ऑफ योर हाउस कि टर्मिनल वैल्यू इन्वेस्टिंग, यू इन्वेस्ट इन फ्यूचर गोरिल्लाज व्हिच आर लुकिंग लाइक चिंपैंजीज राइट नाउ, राइट? तो ये बताइए कौन से ऐसे स्पेसेस हैं जो ओवरलुक कर रहा है इन्वेस्टर कम्युनिटी अभी, बट कैन बिकम गोरिल्लाज ऑफ फ्यूचर? सी आई टेल यू, पहले मैं अब आपको जस्ट 2 मिनट लेता हूँ टर्मिनल वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में, आपने मेंशन किया है इसलिए। सो माई कंपनी इज़ प्रमोटेड बाय उत्पल सेठ, हु हैज़ बीन पार्टनर ऑफ राकेश झुंझुनवाला फॉर मोर देन 2 decades। तो मैं उनको हमेशा पूछता था कि भाई आप लोग ऐसे कैसे स्टॉक खरीदते हैं कि 30 रुपये में टाइटन खरीदा, फिर 90 में भी खरीद दिया, फिर 300 में भी खरीद दिया, फिर 3000 में भी खरीद दिया, ये कैसी इन्वेस्टिंग है? हाउ डू यू डिटरमाइन सच लॉन्ग पाथवेज ऑफ ग्रोथ एंड यू आर एबल टू होल्ड स्टॉक्स फॉर 15, 20, 30 years, you know? सो देन वी रियलाइज़ कि उन्होंने कहा कि हम टर्मिनल वैल्यू इन्वेस्टिंग पे बिलीव करते हैं, जहाँ सबसे पहले हम देखते हैं मेगा ट्रेंड क्या है। मेगा ट्रेंड जैसे हमने कहा अभी कि जो डिपॉजिटर है वो इन्वेस्टर बन गया है, तो एक मेगा ट्रेंड है जो 25-30 साल चलेगा। सो दैट गिव्स यू द टेल विंड्स। उसमें हम देखते हैं कि कंपनी की लीडरशिप कैसी है, लीडरशिप स्ट्रॉन्ग है, लीडरशिप ने साइकिल्स में काम किया है, दे आर हंग्री फॉर ग्रोथ। तो जहाँ पे ग्रोथ है मेगा ट्रेंड्स देखते हैं, और वो ग्रोथ कैसे कैप्चर कर सकते हैं, किस स्केल में कैप्चर कर सकते हैं, कितने प्रॉफिटेबली कैप्चर कर सकते हैं, वो लीडरशिप डिसाइड करती है। और तीसरी काफ़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने बताई कि हम देखते हैं कि इंटेंजिबल एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। आज पहले क्या था कि टेंजिबल एसेट्स के वैल्यू पे आज हम कैपेसिटी देख के वैल्यूएशन करते थे। आज क्या हो गई है, इन द न्यू एरा ऑफ लाइफ दैट वी हैव, 70 to 80% ऑफ वैल्यूएशन कम्स फ्रॉम इंटेंजिबल एसेट्स, लाइक आपकी ब्रांड कितनी मजबूत है, कितनी स्ट्रांग है, आपके कस्टमर्स कितने बढ़ रहे हैं, आर यू एबल टू सर्विस योर कस्टमर्स, आपका टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म कैसा है, आपका बिजनेस के प्रति अप्रोच कैसा है। These are the intangible assets that you create, and as long as intangible assets are increasing, short term जो noise है आप उसको avoid कर सकते हैं। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला लग रहा है, थोड़ा आप हमारे साथ में जितने बैठे हैं कुछ एक मेगा ट्रेंड स्पेसिफिकली बता दीजिए। देखिए मेगा ट्रेंड हमें लग रहा है कि प्रीमियम कंजम्पशन में हमें लग रहा है मेगा ट्रेंड है। हमें लग रहा है कि डिजिटल की बात हुई आज, सो एज अखिल ऑल्सो मैंशनड एंड आई थिंक सुमित ऑल्सो, आई थिंक आपने पावर में भी AI डाल दिया। सो टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी डिसरप्टिव, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक आउट कि विच आर द प्लेयर्स हु आर गोइंग टू डोमिनेट इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। बट डेफिनेटली न्यू एज कंपनीज, न्यू टेक्नोलॉजीज, these are very critical. So the technological disruptive companies, and we feel that there is one outside possibility of defense, where we can become net exporters from importers. So अगर 10 साल का व्यू लें तो some amount of money can be put in defense stocks also. अखिल जी मुस्कुराने लगे, डिफेंस फंड सबसे लेटेस्ट इनका ही आया था, और उसके बाद डिस्काउंट पे भी चल रहा है। डिस्काउंट 40%. time to enter, time to buy now. So you're endorsing that defense is a sector to get in now? It's a good long term theme. It is. It's a good long term theme, and SIP करना चाहिए और बहुत लंबे समय के लिए करना चाहिए। Okay, स्ट्रक्चरल तेजी है वहाँ पे? स्ट्रक्चरल थीम है। स्टॉक करेक्ट हुए 30-40 है, गवर्नमेंट का फोकस है, एंड काफ़ी इंपोर्ट होता है, तो ऑब्वियसली इंपोर्ट कम करना है, मेक इन इंडिया करना है, एंड देन फिर एक्सपोर्ट करना है। सो it's a structural theme for very long term. Akhil ji, before I wind up, and let's take some questions from the audience specifically. I want you to tell me something on a serious note. I'm sure all of you will agree that तेजी हुआ लास्ट 5 साल में कोविड के बाद से मिड से ही, but a lot of people have lost money also by being extra adventurous and not being careful. So if we are taking a 20-year view on the market, 2047 portfolio construction, आपको AIF PMS करना है, आपको ऑप्शन करना है, अपने हिसाब से एलोकेट करके बट MF भी रखो। कौन सी ऐसी 2-4 बिहेवियरल इन्वेस्टिंग की ध्यान रखनी चाहिए बातें आपके हिसाब से, जो इन्वेस्टर्स will get a lot of help from?
नहीं, सो एक तो जो थॉट प्रोसेस है वो एब्सोल्युटली, अगर हम 2047 का टारगेट बना रहे हैं, इंडिया एट 100, मतलब पहले तो एक गोल बनाना चाहिए कि इंडिया एट 100 इज वन टारगेट, विच इज लेट्स से 2047. सो देयर आर स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स फॉर इंडिया फॉर द नेक्स्ट 25 years. सो दैट इज वन थिंग. सेकेंड थिंग है, म्यूचुअल फंड्स में यू शुड ऑलवेज हैव अ कोर सैटेलाइट अप्रोच. तो कोर सैटेलाइट में लेट्स से 60 to 70% यू शुड हैव वेरी प्लेन वनीला सिंपल फंड्स. सो आपके फ्लेक्सी कैप फंड्स हो गए, मल्टी कैप फंड्स हो गए, बिकॉज इन फंड्स में फंड मैनेजर्स लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, जो जहाँ पर जो अच्छे बिजनेस है, जो भी मार्केट कैप है, इररिस्पेक्टिव आपको एक ब्लेंडेड पोर्टफोलियो अक्रॉस मार्केट कैप मिल जाता है. दैट इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल एलोकेशन यू कैन डू. 2/3 into very plain vanilla simple flexi cap kind of funds. In the 1/3 you should play themes. So let's say we are talking about emerging trends. Now for the next 10 years the emerging trend is defense, so you can put 5-10% in defense. Let's say manufacturing is an emerging trend, so you can put some money there, or maybe digital is a theme, so you can put about 30-40% allocation to themes from a 10-year perspective where you have belief, and rest should be your core portfolio, which it just has to compound. Simple. So that's how Right. generational wealth will be made. Yeah, and I'm assuming that the the attendance over here is mostly seasoned investors and generational wealth. HNI सुपर HNI ज़्यादा लग रहे हैं, तो मैं Exactly. SIP नहीं बोल रहा हूँ. हाँ. तो लमसम. तो जब Okay. आपके पास में पैसे हो तो आप म्यूचुअल फंड में डालिए. चलिए, let's have some questions from the audience. Any interesting questions? Ajay, I'll just add one Yeah, more sure, thing. please. So वॉरेन बफे ने एक बार कहा था कि that time Bill Gates and Warren Buffett were the two richest people in the world. And Warren Buffett said that देखिए, आज किसी को ऐसा नहीं लगता है कि what Bill Gates has created they can recreate. लेकिन हर आदमी को ऐसा लगता है दुनिया में कि मैंने जो किया वो रिक्रिएट कर सकता है. बिकॉज स्टॉक ही तो खरीदना है. IT कंपनी हम नहीं बना सकते, माइक्रोसॉफ्ट, लेकिन सबको लगता है कि आप वॉरेन बुफे बन सकते हैं. बट आई कैन टेल यू, आप वॉरेन बुफे नहीं हैं, आप नहीं बन सकते. आपको अपना पैसा सेफ रखना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स में रखना चाहिए. आप 10-15%, आप आई डोंट नो, 97%, आई थिंक माधवी वाज सेइंग 97% ऑफ पीपल आर लूजिंग मनी. सो अगर आपको लगता है आप 2-3% में हैं, तो आपको ज़्यादा दूर देखने की ज़रूरत नहीं है. आप अपना P&L खुद ही देख लीजिए 10-5 साल का, मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच गया और आपने कितने लॉसेस बनाए हैं. तो ये तो सबको पता है कि दिस इज़ अ लूजिंग गेम, इट्स अ मगर्स गेम. सो आप अगर आई थिंक वॉरेन बफेट की बात करें तो उन्होंने कहा है कि इट्स अ WMD, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. आपको 10-15% में आपको एक्साइटमेंट चाहिए, रोलर कोस्टर की राइड चाहिए, आप कीजिए, बट अपना पैसा बचा के रखिए, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए. हैप्पी टू टेक क्वेश्चंस. एफिनो पे तो विजय भाई ने बहुत प्यारा गाना लिखा है, वो आप ट्विटर पे चेक कर सकते हैं. लेकिन मैं उधर नहीं जाऊंगा अभी. एक 2-4 अच्छे से सवाल, कोई इंटरेस्टिंग, किस मुद्दे पे आप इनके ओपिनियंस चाहेंगे फ्रॉम आवर पैनलिस्ट? Please raise your hand. Please tell your name and little bit about yourself. What kind of an investor are you? Yeah, my name is Premal Choksi. Hi, I'm Premal. a genuine investor. I Long always term? believe in the stocks, and I'm around doing SIP since 17 years. Excellent. Very good. So I got a particular returns around 24%. Right? 25% yes, क्या कर? yes, 25%. 17 साल का क्या कर? Yes, वाह, क्या I'm very much happy. Was just out of my curiosity, I have one question. In 17 years, there are so many stocks. They are giving multiple returns like 100 times, 200 times, 500 times. Must be, I think, 30% stocks. बराबर. Then why my portfolio in SIP is not get multiple returns? क्योंकि जीरो वाले भी तो हैं उसमें, तभी तो एवरेजिंग हुई. आप बताइए. What do you say? तो ऐसा हो सकता है कि आप अगर डायरेक्ट स्टॉक्स खरीद रहे हो तो आप बहुत लकी हो गए, बहुत अच्छा आपने कॉल ले लिया और आपने 2-3 ऐसी कंपनी खरीदी, 2-3 स्टॉक. Yes, yes. आप बहुत ही लकी हो गए. आप Yes. मतलब बफेट के वे पे जा रहे हो, राइट? तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि आपका कुछ भी हो सकता है, 300 गुना, 1000 गुना भी हो सकता है. एनीथिंग कैन हैपन. बट आप जब म्यूचुअल फंड्स कर रहे हैं, आप वो एस्पिरेशन ही नहीं है कि आपको एक स्टॉक में ऐसा कुछ बनाना है, राइट? तो म्यूचुअल फंड्स में आप क्या कर रहे हैं, आपको आपकी रिस्क को मिटिगेट करके आपको एक नॉर्मलाइज रिटर्न बनाना है, राइट? तो एक पोर्टफोलियो मैनेजर क्या करता है, ही ट्राइज टू बाय 30, 40, 50 बिजनेसेस, जो बिजनेसेस उसको समझ में आ रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स में, और हर अच्छे बिजनेस में 2%, 3%, 4% एलोकेट करके आप एलोकेट कर देते हैं. अब इनमें से ऐसा हो सकता है, या मैं आपको एक जनरल, एक बहुत एनेक्डोटल बताता हूँ कि एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म में
1/3 पोर्टफोलियो मल्टीबैगर ही बनता है, तो उस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में जो 1/3 स्टॉक्स होते हैं वो बहुत पैसा बनाते हैं. Okay. मतलब एनी नंबर ऑफ टाइम इट वुड बी. 1/3 पोर्टफोलियो आपका एवरेज परफॉर्मर होता है, इंडेक्स के आसपास में चलता है, और 1/3 डिस्ट्रक्टिव होते हैं. और ये There are जो chances of destructive in उस पोर्टफोलियो में 1/3 आर मल्टीबैगर्स, 1/3 आर एवरेज एंड 1/3 आर लूजर्स. और इसका जो एवरेज है मल्टीबैगर्स एवरेज, और उसका एवरेज आज आपको 24 मिल रहा है, किसी को 26, किसी को 18, डिपेंडिंग ऑन किसने कैसे किया है इन्वेस्ट, राइट. सो म्यूचुअल फंड्स में बेसिकली वी आर ऑल्सो ट्राइंग, एवरीबडी बाइंग ऑल स्टॉक्स टू इंश्योर दैट वो सब मल्टीबैगर होंगे, पर होते नहीं है. Yes. ठीक है ना. आपके इंडिविजुअल पोर्टफोलियो में भी ऐसा नहीं होगा. Yeah. तो म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्टिव इज मोर रिस्क मैनेजमेंट फर्स्ट, रिटर्न मैनेजमेंट लेटर. Okay. दिस इज द ऑब्जेक्टिव, बिकॉज लार्जली देखिए यहाँ पर तो 100 रुपये की SIP हो रही है म्यूचुअल फंड में, 500 रुपये की. तो मतलब इट्स अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ मैनेजिंग मनी इन म्यूचुअल फंड्स. बट उसके अंदर आपको मल्टीबैगर्स मिलते हैं, अनफॉर्चुनेटली आप देख नहीं सकते हो उसको. That's fine. Okay, just last question. So 24% is compound return. What you give me star? What, sorry? Sorry? 24%. 5 है तो 5 on 5, मतलब 10 on 10. So it's a good return for your. I mean, क्या बात कर रहे हैं? आप देखिए ना कि अब मेरे ख्याल से 15 साल में इंडेक्स ने शायद 12-13% कंपाउंड किया, तो आप 10% बेटर कर दियो इंडेक्स से. तो तो किया ना? हमें मतलब आप मेरे को एडवाइस करो कहाँ डाला था आपने. Thank you. Any other question? Okay, that gentleman in the black shirt. नाम बताइए प्लीज अपना, और किस तरह के इन्वेस्टर हैं आप? आई एम माई सेल्फ स्नेहल संघवी, आई एम अ टेक्निकल एनालिस्ट. अरे अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन है टीम से कि आज हम देख रहे हैं कि डेली म्यूचुअल फंड्स मैचिंग अप बाइंग कर रहे हैं FIS के सामने. क्या FIS बहुत शॉर्ट साइटेड है और म्यूचुअल फंड्स 2047 का जो हमारा बैनर है उस विजन में देख के बाइंग कर रहे हैं, या फिर हमें कोई रिस्क को अवॉइड करने का ट्राई कर रहे हैं जहाँ पे रिडम्पशन का प्रेशर ना आ जाए, इसलिए हम बाइंग कर रहे हैं? क्योंकि ऊपर से तो ये तरबूज की तरह पूरा ग्रीन दिख रहा है, लेकिन अंदर से हम बहुत लाल हो चुके हैं आज. जबरदस्त सवाल पूछा आपने, सबके मन की बात बाहर निकाल दी. संदीप जी आप बताएंगे? देखिए, म्यूचुअल फंड्स आर नॉट द ओनली डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हु आर बाइंग. डेफिनेटली. तो DIIs में आपकी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, LIC है, सब आ जाते हैं, Pension बैंक्स funds हैं, सभी आ जाते हैं. मैं आपको एक एनेक्डोट देता हूँ. मार्केट काफ़ी तेज़ी में था, मैं LIC से मिलने गया था और मैंने उनको पूछा, वो LIC उस टाइम पे 15 साल पहले की बात है, रोज़ 1000 करोड़ बेच रहा था. DIIs वर सेलिंग 1000 crores, FIs वर बाइंग 1000 crores. तो मैंने उनको पूछा कि सर आपका व्यू क्या है? तो ही वॉज द हेड ऑफ इक्विटीज़ इन LIC. उन्होंने कहा मेरा व्यू बहुत बुलिश है. तो मैंने कहा बुलिश है तो बेच क्यों रहे हो, रोज़ 1000 करोड़ बेच रहे हो? तो उसने कहा कि देखो, हमको भी प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ती है, डिविडेंड देना पड़ता है. जिस दिन FI खरीदते हैं तभी मैं बेच सकता हूँ, अदरवाइज मार्केट इतना डीप नहीं है. आज जब FIs बेच रहे हैं तो DIs फाइंड इट अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाई विदाउट डिसरप्टिंग द मार्केट. सो आज जो पैसा DIs के पास आया है, उससे जो अननेसेसरी वॉलेटिलिटी थी पहले मार्केट में, पहले जब FI बेचते थे तो मार्केट में त्राही हो जाती थी, अरे FI बेच रहे हैं. अभी लास्ट 2 महीने में FIs ने ऑलमोस्ट $10 बिलियन बेच दिया है, और मार्केट में थोड़ी सी ऑफ की है, लेकिन ज़्यादा ऑफ नहीं की है. सो आई थिंक दिस इज रिड्यूस द अननेसेसरी वॉलेटिलिटी इन द मार्केट. एंड लॉट ऑफ DIIs ऑल्सो बिहेव लाइक LIC नाउअडेज, कि मार्केट में जो थोड़ा ऊपर आ गया थोड़ा सा बेच दिया, जो नीचे आ गया थोड़ा खरीद लिया. दे ट्राई टू क्रिएट अल्फा बाय डूइंग दैट. तो इसमें आई थिंक ज़्यादा सोचने का नहीं है. आई थिंक म्यूचुअल फंड्स आर सिटिंग ऑन लॉट ऑफ कैश, देयर इज लॉट ऑफ कैश ऑन द साइड लाइन्स. देखिए, अगर ग्रोथ, वी आर ऑल बेटिंग ऑन ग्रोथ, अगर ग्रोथ नहीं आया किसी कारण से और बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो गया तो मार्केट्स विल गैप डाउन. चाहे DII के पास पैसा हो चाहे नहीं हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. FIs क्यों बेचते रहते हैं? बिकॉज दे आर सी, आज जो FIs ने बेचा है वो शायद इंडिया में जिनकी उतनी होल्डिंग है उसका 1 या 2% बेचा है. एंड FIs बहुत रकम के FIs हैं. दे आर लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करेंगे, जैसा उन्होंने कहा, वो SIP कर रहे हैं. और कुछ हेज फंड्स हैं जो ट्रेड करते हैं, कभी वो चाइना जाते हैं, कभी जापान जाते हैं, कभी इंडिया वापस आ जाते हैं. So we should not think too much about it. They have multiple options to invest in, and they have other things to, to balance also. So yes, it is a little concerning. They are worried about India's growth perhaps more than we Indians are worried. Thank you, sir. Thank you so much. Chalo, thank you very much everybody.
for your time, and panelists for your time. I really enjoyed this chat. Thank you. Thank you. Thank you so We'll wind much. up. Thank you so much. Thank you everyone.